हेलो फ्रियान, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकाउ CET 2025 में बैठना चाहते और इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैकाउ CET 2025 का जो फॉर्म फिलअप भी है वो 17 से स्टार्ट हो चुका है, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो अब बना दिया था और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दिया था। ठीक है भैया, आई होप आप सभी को मिल गया होगा। एंड 2 तारीख को एंड होने वाला है, तो लास्ट डेट आप लोग याद रखना 2 तारीख है। एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी देख के आराम से, ठीक है, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी ये वीडियो देख लो थोड़ा सा समय लेके शांति से धीरे धीरे वीडियो देख लेना, प्लीज़ स्किप मत करना। सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप दूसरे वीडियो में आपको जैसा ठीक लगे, बट ये वीडियो आप स्किप मत करना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जानने वाले ड्यूरिंग आवर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है भैया। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप स्किप कर दोगे शायद मिस हो जाए, ठीक है। तो 2-3 सेकेंड का कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें रहते, स्किप कर दोगे तो स्किप हो जाएगा, ठीक है भैया। तो शांति से आप लोग देखना और हम लोग A to Z फॉर्म फिलअप का प्रोसेस देखने वाले इस वीडियो में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। बहुत डिटेल्स में होने वाला है, बहुत कुछ है जो मैं शेयर करने वाला हूँ। इस सिंगल वीडियो से मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लस कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे टूल्स यूज़ करने, सब कुछ मैं इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है भैया। चलो हम लोग स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते कि ऑफिशियल साइट में मेंशन क्या किए है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, मतलब कैसे हम लोग करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करना है वो बता देता हूँ। पहले ये डिटेल्स वगैरह तो मैं बता ही दूंगा। सेकंड पॉइंट जो है भैया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है द इमेज फाइल ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर शुड बी .jpg JPEG फॉर्मेट। तो ये 2 फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है भैया, PNG फॉर्मेट में भी रहता है, ठीक है भैया। PNG फॉर्मेट में रहता है। तब क्या करना है भैया, आप जब अपना फ़ोटो लोगे किसी भी फ़ोटो, ठीक है, फ़ोन में, तब इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर फाइल का फॉर्मेट बता देते। जैसे .jpg हुआ तो .jpg रहता है, ठीक है। जैसे आपका नाम देन .jpg, या फिर वो इमेज का नाम देन .jpg .jpeg रहता है। कभी कभी .png भी रहता है। ये इमेज का फॉर्मेट होता है भैया। तो .jpg .jpeg ये फॉर्मेट ही चाहिए मैकाउ CET में, CET के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें अपलोड करने के लिए। PNG नहीं चलेगा। तो भैया मेरे पास PNG वाला इमेज है जिसका फॉर्मेट PNG। तो क्या करना है भैया, बहुत इजी है, गूगल में सर्च करना है PNG टू JPG कन्वर्टर। आप देख पा रहे हो मैंने सर्च किया है PNG टू JPG कन्वर्टर। ये वेबसाइट कर सकते हो, ये वेबसाइट भी बहुत फेमस है, iloveimg.com। यहाँ पे जाके आप सिंपली अपलोड कर देना आपका जो इमेज है PNG फॉर्मेट में, वो कन्वर्ट हो जाएगा JPG फॉर्मेट में, ठीक है भैया। ये कन्वर्टर आप सर्च कर लेना, बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे टूल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद भैया हमारा तो 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब यही मेंशन करवाना तो शेयर करना था आप लोगों के साथ। देन 3 नंबर पे जो है भैया, 3 नंबर पे है रिसेंट स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए और स्टैम्प साइज होना चाहिए, ठीक है भैया। रिसेंट स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ, तो ब्लैक एंड वाइट प्लीज़ मत दीजिएगा। कभी किसी किसी के पास रहता है ब्लैक एंड वाइट तो वही अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग ये मत कीजिएगा, कलर फोटोग्राफ कीजिएगा, ठीक है भैया। एंड प्रेफरेबल विथ वाइट बैकग्राउंड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड हमने लिया फ़ोन से लिया, तो कभी कभी अपना घर वाला बैकग्राउंड रहता है, घर का दीवार रहता है, या कभी कभी बाहर जाके हम इमेज लेते हैं तो वहाँ पर हो सकता है ब्लू बैकग्राउंड आ जाए, ग्रीन बैकग्राउंड आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस क्या करना भैया, बहुत इजी है। आपके पास वो इमेज होगा, आप सिंपली वो इमेज लेके ये वेबसाइट में आ जाना remove.bg, ठीक है। आप जब गूगल में सर्च करोगे remove.bg या फिर remove bg लिख के, तो ये साइट आ जाएगा फर्स्ट रिजल्ट में remove.bg। यहाँ पर आके आप अपलोड सिंपली कर देना, अपलोड इमेज, ठीक है। तो मैं अपलोड इमेज कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करना है।
जैसे कि देख पा रहे हो भैया, मैंने अपलोड कर दिया है। अब अपलोड करने के बाद इसका ये जो इमेज का बैकग्राउंड है आप देख पा रहे हो, ये एकदम गायब हो गया, पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ इमेज है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, ये इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, ना वाइट बैकग्राउंड है ना कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हो नहीं, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये फ़ोटो के बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, वाइट बैकग्राउंड भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे। आई होप, आई गेस वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पर बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाने के बाद कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे वाइट है, फिर पर्पल है, रेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रेड में सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, ये चेंज हो गया, ठीक है भैया। तो आप देख पा रहे हो चेंज हो गया। आप रेड कर सकते, वाइट कर सकते, ब्लू कर सकते। तो ये थोड़ा इंटरनेट के वजह से शायद डिले हो रहा था, बट अभी देख पा रहे हो आप लोग। ऐसे भैया आप लोगों को अपलोड करके बैकग्राउंड में सेलेक्ट करके इसको क्या करना है भैया, कलर में जाके वाइट कर लेना है, ठीक है भैया। अभी वाइट हो गया, पहले वाइट नहीं था। जैसे यहाँ पर नन कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइड में वाइट बैकग्राउंड नहीं है। अभी वाइट में क्लिक करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है भैया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ऐसे तो हम लोगों को क्या करना है भैया, ये जो यहाँ पर ये प्रेफरेबल वाइट बैकग्राउंड है, ऐसे बैकग्राउंड कर लेना है। फिर जो फ़ोटो का साइज़ है भैया, वो 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, तब भी जाके क्या होगा भैया, तब भी जाके हम लोग फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि भैया मेरे पास तो इमेज है, बट उसका ना इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है कि 100 KB है, ठीक है भैया। ये इमेज का साइज़ 100 KB है, या फिर सिग्नेचर का साइज़ भी 100 KB है। तो भैया इसको रिड्यूस कैसे करना है, बहुत ईजी है। मैं एक साइट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये साइट है, देख पा रहे हो, image.pi7 pi, ठीक है, pi7.org। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आके सिंपली आपको सिलेक्ट इमेज करके आपका जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिज़ायर जो चाहिए, फाइल साइज़ चाहिए, वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग को कितना चाहिए भैया, हम लोग को 30 और 50 के बीच में, तो हम लोग 40 पकड़ लेते। बट अगर 30 से ऊपर होता है, जैसे 35 होता है, 32 होता है, तो कोई भी हो, ठीक है, 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, तो आप अपलोड कर देना। 50 से नीचे होना चाहिए, 48, 49 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बीच वाला पकड़ते, बीच वाला क्या भैया, 40 पकड़ते, ठीक है। तो 40 जैसे आप देते हो, सिलेक्ट इमेज करके इंक्रीज साइज कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा 40 KB में, और वो आप अपलोड कर पाओगे, ठीक है भैया। तो सारे वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक, ये इमेज टूल का लिंक, फिर ये इमेज का बैकग्राउंड चेंज करने वाला लिंक, फिर कन्वर्टर का लिंक, सब कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को साइज़ इंक्रीज़ करना है और अब डिक्रीज़ भी करना है, तो ये वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है भैया। जस्ट pi7 इमेज टूल लिख के डिक्रीज़ इमेज साइज़ कर देना, तो ये वेबसाइट आज आ जाओगे, ठीक है। और इस साइट में ही आपको अच्छे से ये चेंजेस करने के लिए अच्छा होगा, ठीक है, मतलब आप अच्छे से चेंज कर पाओगे। क्योंकि बाकी जो वेबसाइट्स वगैरह है वहाँ पर बहुत दिक्कत होता है चेंज करने में, बट ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे। तो इसलिए मैं ये साइट, आई होप भी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। सिग्नेचर का साइज़ भी ये होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ भी ये होना चाहिए, फॉर्मेट ये रहना चाहिए, ठीक है, .jpg JPEG फॉर्मेट, और फोटोग्राफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। यही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। और एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
कि आज से पहले जब 3-4 साल पहले जब सीईटी होता था तब क्या होता था भैया कि तब जो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस रहता वो एक साथ ही हो जाता था। जैसे अब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और लास्ट में जाके हम लोग को कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट करके ऐड करना रहता था, मतलब काउंसलिंग वाला प्रोसेस भी एक साथ हो जाता था। ठीक है, रिजल्ट आ जाता था और तुरंत ही कॉलेज अलॉट हो जाता था। ये पहले वाला प्रोसेस था। बट अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया भैया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्टेप्स फॉर फिलिंग कॉलेज एंड कोर्स चॉइस प्रेफरेंसेस। तो ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा, ये कब होगा भैया? आफ्टर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बिफोर द एग्जामिनेशन अभी नहीं है। पहले बिफोर द एग्जामिनेशन मतलब जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते तभी होता था, बट अभी आफ्टर द एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, आपके पास रैंक कार्ड आएगा हाथ में, देन आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए जाओगे, फिर कोर्स सिलेक्ट करोगे, कॉलेज सिलेक्ट करोगे, देन आपका कॉलेज अलॉट होगा। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग वगैरह कैसे करने हैं भैया, मैं कैसे कॉलेज को रखूँ सो दैट मुझे अच्छा कॉलेज मिले। सभी का मेनली मैकआउट का इन हाउस कैंपस ही टारगेट रहता है कि भैया मुझे इन हाउस कैंपस में ही जाना है, क्योंकि वही एक कॉलेज है जो गवर्नमेंट है। ठीक है, इन हाउस में, तो भैया मुझे वही सिर्फ चाहिए, तो उसी का टारगेट रहता है। तो मैं कैसे कॉलेज को अरेंज करूँ सो दैट मेरा जो मिलने का चांसेस है इन हाउस कैंपस वो बढ़ जाए। तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ बाद में, आप लोग का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब बहुत अच्छे से शेयर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर में भी मैंने ये सारे रिलेटेड बनाया था। फिर उसके बाद इन हाउस में एडमिशन कैसे लेना, उसका डिफरेंट प्रोसेस रहता है। बहुत कुछ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे भैया, बट अभी के लिए तो हम लोग फोकस करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है भैया, तो ऐसा ये सिर्फ मेंशन करवाना था। ठीक है, शेयर करना था आप लोगों के साथ कि आफ्टर एग्जामिनेशन होगा। चलो अब हम लोग भैया देख लेते कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करने। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑफिशियल साइट में, यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर UG, PG1, PG2, PG3 ऐसे सिलेक्ट कर लेना। अब जो मेरे भाई बहन हैं, आप लोग अगर स्कूल से जस्ट पास करके आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो हमें UG सिलेक्ट करना है। अंडर ग्रेजुएट जैसे BCA, BBA, बैचलर कोर्स वगैरह करना चाहते हो, इन दैट केस UG। ठीक है भैया, अंडर ग्रेजुएट। देन जिन्होंने कॉलेज पास कर लिया है, बैचलर कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स करेंगे, उनके लिए PG1, PG2, PG3। सो वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है वहाँ पर PG1, PG2, PG3 कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। सो ये आप लोगों के लिए नहीं, जो मेरे भाई बहन हैं स्कूल से आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ UG वाला, और ये PG1, PG2, PG3 उनके लिए जो मास्टर्स करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका डिज़ायर कोर्स, आप जिस कोर्स के लिए जिस कोर्स में मास्टर्स करना चाहते हो वो कोर्स का जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। अगर वो PG1 में रहता है तो आपको PG1 सिलेक्ट करना है, अगर वो PG2 में रहता है तो आपको PG2 सिलेक्ट करना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो PDF है वहाँ पर मिल जाएगा। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो PG1, PG2, PG3 ये जो 3 हैं, ये सेक्शन को आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है। पहले देख लेना है कि आपका जो कोर्स है वो कौन से कैटेगरी में पड़ता है, फिर आपको सिलेक्ट करना है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेनली BCA, BBA और बैचलर रिलेटेड, BSc in IT, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसके ऊपर मेनली मेरा फोकस है। तो अभी के लिए जो हम लोगों का प्रोसेस है भैया वो UG वाला ही रहेगा। ठीक है, जो स्कूल से पास होके कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए मेरा फोकस है अभी के लिए। तो उनके ऊपर फोकस रख के मैं ये एप्लीकेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो हम लोग भैया UG सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर मोड ऑफ CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा भैया? एग्ज़ाम फ्रॉम होम, PC, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत कोई पूछ रहे थे भैया मेरे पास PC लैपटॉप नहीं है, फ़ोन से हो जाएगा? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये होम से होगा, मतलब घर से हम लोग दे पाएंगे। जो मैंने लर्नपुर के ऑफिशियल साइट में जो मैकआउट CET रिलेटेड आर्टिकल लिखा है वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है, और बहुत सारे वीडियो पे भी मैंने मेंशन किया है कि घर से ही एग्ज़ाम होगा हम लोगों का। और
क्या यूज़ करके हम लोग एग्ज़ाम देंगे? कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। ये वो फीचर फ़ोन नहीं, ठीक है, छोटा वाला फ़ोन से नहीं होगा, ये स्मार्टफ़ोन ही चाहिए हम लोगों को, जैसे लिखा हुआ है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड से भी कर सकते हो, आईफोन से भी कर सकते हो, ये होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए और पीसी आपका होना चाहिए, कोई भी एक, पीसी या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन, मतलब स्मार्टफ़ोन, ठीक है भैया। तो ऐसे हम लोग घर बैठ के ये तीनों डिवाइस में से कोई भी एक डिवाइस यूज़ करके हम लोग दे पाएंगे। और ज़्यादा जानना है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट, लर्नपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में देख पाओगे, वहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा है, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएंगे। और आप लोगों को वीडियो से तो मिल, तो यहाँ पर आपको टाइप करना भी है, जैसे आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ राज शाह, ठीक है भैया। अब बोलोगे भैया कैपिटल में क्यों करना है? कैपिटल में करोगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे राज शाह ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर होगा आप आपका जो पूरा नाम है वो कैपिटल में लिखो, जैसे राज शाह। और यहाँ पर गौर करना कि फुल नेम बोला है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम नहीं बोला है, पूरा नाम विथ आपका सर नेम। तो राज शाह, राज नेम हुआ, शाह आपका सरनेम हो गया, राज शाह, ठीक है। ऐसे पूरा कैपिटल, सब कुछ कैपिटल में लिखना है, अच्छा रहेगा। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो भी होता है। फिर कैटेगरी आपका जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो जनरल कैटेगरी है, स्टूडेंट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो 600 है। SC ST EWS एंड PWD कैंडिडेट जो है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 300, ठीक है भैया। तो 50% घट गया, बाकी जनरल के लिए 600 देना पड़ेगा। आई होप भैया फीस का क्लियर हो गया। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैं जनरल से। सो अभी भैया आपको फिजिकली चैलेंज्ड वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके केस में जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लेना, नो तो नो होता है, ठीक है। अगर आप येस करते हो तो आपको फिर PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास रहना चाहिए। PWD उनके लिए होता है जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है, वैसे कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर डिसेबलमेंट जो परसेंटेज है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और आपका PWD सर्टिफिकेट होगा वो भी लास्ट में जाके अपलोड करना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम केस में क्या होगा भैया, मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट के केस में नो ही होगा, ठीक है। तो आपके केस में जो एप्लीकेबल होता है भैया आप वो प्लीज़ सिलेक्ट कर लेना, ठीक है भैया। एंड डेट ऑफ बर्थ, और जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है, वो येस करते हैं कि भैया मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, तो येस कर रहे हो। एंड प्लीज़ ये मेक श्योर करना कि आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, तभी जाके येस करना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। देन डेट ऑफ बर्थ जो है भैया, डेट ऑफ बर्थ आप बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना, बहुत केयरफुली। यहाँ पर बहुत कोई क्या कर देते, गलत कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से सावधानी बरत के यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। एंड डेट ऑफ बर्थ जो है भैया, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा, ना ही आपका 12th का मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा। आपका जो 10th का एडमिट कार्ड है या फिर 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास 10th का, वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हम आधार कार्ड में कुछ है और आपके 10th के एडमिट कार्ड में कुछ और है, तो आपने आधार कार्ड वाला सिलेक्ट कर लिया, फिर एडमिट कार्ड वाला क्या किया भैया, एडमिट कार्ड वाला नहीं दिया कि भैया आधार कार्ड में तो ये लिखा है, मैंने दे दिया। लेकिन जब वेरीफाई होगा तब वो लोग एडमिट कार्ड का ही देखेंगे, आधार कार्ड का नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लोग मतलब मैकआउट के जो अथॉरिटीज़, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखे कि शुड बी एज पर, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये शुड बी एज पर क्लास 10th एडमिट कार्ड होना चाहिए, ना कि आधार कार्ड, ठीक है भाई। ये क्लियर हो चुका है। तो मान लेते हैं मेरा जो 10th का एडमिट कार्ड है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है भैया, 2006 जून का 15 तारीख कर देते, ठीक है भैया। ये मेरा 10th का एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ है, ये मान लेते हैं, तो ये दे दिया, आधार कार्ड का नहीं दिया। देन नेशनल,
और अभी भैया आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना भैया, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर देना है, फिर आधार कार्ड का नंबर फिर से टाइप करना है, री एंटर आधार नंबर फिर से आप टाइप कर देना, ठीक है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है भैया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं। तो ऐसे आप टाइप कर देना, मैं यहाँ पर रैंडमली टाइप कर देता हूँ। तो आधार नंबर जो दोगे सेम टू सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है भैया वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी, मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत बहुत केयरफुली टाइप करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन का चीज़ें आएंगी वो आपके ईमेल आईडी पे आएंगे। तो बहुत केयरफुली आपका ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है, क्योंकि कभी कभी किसी का ईमेल में डॉट रहता है, ठीक है, ऐसा छोटा छोटा डॉट रह जाता है, या फिर थोड़ा नंबर का चेंज हो जाता है। तो वो केयरफुली आप देख लेना कि हाँ एकदम ईमेल आईडी सही है नहीं है। फिर देने के बाद कैप्चा कोड है भैया, कैप्चा कोड टाइप करना, देख के यहाँ पर अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर देना, ये चेंज हो जाएगा। जैसे अभी अब हो गया, हमने जो सिक्योरिटी कोड है भैया वो फिल कर दिया है। तो ऐसे ही देख के आपको सिर्फ सिंपली टाइप कर देना है। नहीं समझ आता तो क्या करना भैया, छोटा सा रिफ्रेश यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है, ये रिफ्रेश होकर चेंज हो जाएगा। देन एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप कर देना है। फिर आपको सबमिट बटन में क्लिक करने देना, ठीक है भैया। अब यहाँ पर सबमिट करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा डिटेल्स, जैसे कि मैंने बोला था, हम लोग अप्लाई करते करते और बहुत सारी डिटेल्स हम लोग जानने वाले, मैं शेयर करने वाला हूँ। ये रहा वो डिटेल्स वगैरह। आई हियर बाय डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्ट, ठीक है, मैं डिक्लेयर करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि नंबर ए में जो है इंटरनेट स्पीड मेरा एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 Mbps होगा, ठीक है। ये जनरली सभी जो इंटरनेट प्रोवाइडर रहते हैं उसका रहता ही 1 Mbps तो रहता ही है। अगर कम भी रहता है कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1 Mbps रहेगा, क्योंकि बाद में जाकर आप नहीं बोल पाओगे कि इंटरनेट मेरा कम था, तो इसलिए ऐसा ना बोल पाओ, इसलिए ये लोग यहाँ पर हमारा जो डिक्लेरेशन ले रहे, ठीक है, कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मेरा इंटरनेट 1 Mbps रहेगा। तो ये जनरली रहता है, वाईफाई रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं रहता तो मोबाइल इंटरनेट से भी बहुत अच्छा रहता है। और जब एग्ज़ाम होगा अब थोड़ा मेक श्योर कर लेना, और कैसे इंटरनेट को बढ़ाना है, ठीक है, कैसा ट्रिक यूज़ करना है एग्ज़ाम के समय पे, वो मैं बता दूंगा जब आ जाएगा भैया, ठीक है, नोटिफिकेशन गाइडलाइंस रिलेटेड। तो उसके बाद बी नंबर पे क्या है भैया, वेबकैम रहना चाहिए। यहाँ पर वेबकैम का मेंशन किया हुआ है, शायद वो लोग कैमरा का परमिशन ले ले। तो वेबकैम अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो वेबकैम तो चाहिए, अगर लैपटॉप और फ़ोन यूज़ करोगे तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा रहता ही है, ठीक है भैया। सी नंबर पे लिखा हुआ है CPU जो है इंटेल डुअल कोर विथ विंडोज़ 7 OS मिनिमम। तो विंडोज़ 7 मिनिमम होना चाहिए, जो सभी कंप्यूटर लैपटॉप में रहता ही रहता है, ठीक है। बाकी बहुत पुराना ऐसा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप होगा जिसमें विंडोज़ 7 से नीचे का विंडोज़ डला हुआ है, बट जनरली अभी नहीं है, सभी का विंडोज़ 7 से या फिर विंडोज़ 7 है या फिर विंडोज़ 7 से ऊपर वाला कंप्यूटर है। तो ये आप थोड़ा सा फिर भी चेक कर लेना कि आपका कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का विंडोज़ कितना है। नया लैपटॉप होगा तो विंडोज़ 10 या 11 रहेगा, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। देन डी नंबर पे जो लिखा है भैया, ब्राउज़र क्रोम होना चाहिए या मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइप के ब्राउज़र आते हैं, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करोगे लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए तो ऑनलाइन मिल जाएगा। और क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, तो आपको किसी भी तरह का ब्राउज़र इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो अपडेट होना चाहिए, ठीक, लेटेस्ट वर्जन आपके पास रहना चाहिए। आपके फ़ोन में है तो प्ले स्टोर में सर्च कर लेना, क्रोम सर्च कर लेना और देखना अगर अपडेट आया हुआ है तो अपडेट कर लेना एग्ज़ाम से पहले। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता दूंगा जब एग्ज़ाम आ जाएगा। मिनिमम 2 GB रैम रहना ही चाहिए, ठीक है। अब 1 GB रैम के फ़ोन से भी नहीं होगा और 1 GB रैम वाला लैपटॉप से भी नहीं होगा। और कभी कभी वो क्रोम बुक टाइप के चीज़ें आते हैं जिसमें थोड़ा सा रैम कम रहता है, वो भी आप मेक श्योर कर लेना। आपके पास अगर क्रोम बुक टाइप के कुछ छोटा सा लैपटॉप है और जिसका रैम 1 GB या फिर 1.5 GB रैम है, तो आप थोड़ा सा देख लेना है या नहीं है। और फ़ोन में तो ज़्यादातर रहता ही, तो बेहतर है कि आप फ़ोन से दे दो, वो छोटे वाले क्रोम बुक से ना दो।
ठीक है। जनरली 4 GB रैम से तो ज़्यादा ही रहता है, और लैपटॉप का तो 4 GB रैम रहता ही रहता है, मिनिमम 4 GB रैम रहता है, और उससे ऊपर ही रहता है लैपटॉप और कंप्यूटर का। देन इफ़ में जो लिखा है इफ़ पॉइंट में, वहाँ पर मस्ट हैव यूपीएस बैकअप फॉर पावर फेलियर, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर यूज़ करेंगे हम लोग, उस केस में क्या होना चाहिए भैया, कंप्यूटर के केस में हम लोगों का यूपीएस वगैरह रहना चाहिए, सो दैट अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है तो वो आप एग्ज़ामिनेशन से बाहर आ जाओगे तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि कंप्यूटर के केस में यूपीएस बैकअप वगैरह होना चाहिए। तो अगर नहीं है भैया तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लैपटॉप से दे दो, लैपटॉप नहीं है तो भैया फ़ोन से दे दो, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर पावर का कोई केस नहीं होगा फ़ोन से। देन उसके बाद क्या है भैया, मे बी ऑटो और सेल्फ प्रोक्टेड, ठीक है। ये जो है मे बी ऑटो और सेल्फ प्रोक्टेड, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा भैया, सिक्योरिटी वगैरह रहेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक हो सकता है, या फिर आप डिक्लेयर करोगे कि आप चीटिंग वगैरह वो नहीं करोगे, और हो सकता है कि वो लोग ऑटो डिटेक्ट कर ले कि ये एग्ज़ामिनेशन अंडर डिटेक्शन है, मतलब वो एआई वगैरह हो सकता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे उनके ऊपर है, कभी कभी चेंज हो जाता है, बट मेनली आप डिक्लेयर करते हो ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन कि आप चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करोगे। अदरवाइज़ अगर आप पकड़े जाते हो तो इन दैट केस क्या होगा भैया, जो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप भी ये क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद है नो क्लेम ऑफ प्राइवेसी नॉर्म्स। तो प्राइवेसी नॉर्म्स के लिए आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि भैया मेरा जो प्राइवेसी है, मेरा कैमरा एक्सेस किया जा रहा है तो मेरा प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो ऐसे टाइप के क्लेम हम लोग नहीं कर पाएंगे कहीं भी जाके। सो आई होप भैया ये सब क्लियर हो चुका है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अलोंग द वे हम लोग जानने वाले, ठीक है। हमारा जो ये एग्ज़ामिनेशन होगा और इसका प्रोसेस होगा हम लोग धीरे धीरे जानने वाले, ठीक है भैया। तो बहुत और भी चीज़ें हैं जो बाद में जाके गाइडलाइन आ सकता है मैकआउट की तरफ से, तब भी बताया जाएगा, बट अभी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जान के रखना है, और हम लोग इसके ऊपर एग्री कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें हम लोग टिक कर रहे, टिक करने के बाद फिर सबमिट कर देना है, ठीक है भैया। फिर डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड नो यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, जहाँ पर हम लोग किसी भी तरह का चीटिंग फिट जो भी है, जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अनफेयर चीज़ें, किसी को बुला लिए, कोई हेल्प कर रहा है, चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे कुछ भी और डिफरेंट टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर रही, ये डिक्लेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने जैसा बोला कि ऐसे कुछ होता है कि पकड़ा जाते हैं तो फिर भैया कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर केयरफुल एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी किसी को ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है आज तक, बट स्टिल मैकआउट है, कुछ नहीं बोल सकते, तो केयरफुली हम लोगों को करना है। आई होप भैया ये सब चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है भैया, सब डिटेल्स वगैरह फिल कर लेने, यूजी सिलेक्ट कर लेने हैं, एग्ज़ाम फ्रॉम होम है, फुल कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जेंडर सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी सिलेक्ट करना, फिजिकली चैलेंज येस देते हो तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एज पर एडमिट कार्ड होना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन, आधार नंबर टाइप कर देना, फिर आधार नंबर को फिर से टाइप कर देना, री एंटर कर देना, मोबाइल नंबर ठीक से देना, ईमेल आईडी बहुत केयरफुली देना, फिर कैप्चा देख देख के अपलोड कर देना, समझ नहीं आता तो रिफ्रेश में क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना। ऐसे करने के बाद फिर ये जो बॉक्स बना होगा इसमें टिक कर देना, ये ऐसा। तो जैसा कि भैया देख पा रहे हो, जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर सब कुछ भरने के बाद मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ, ऐसा एक पॉपअप हमारे पास खुल जाएगा। आर यू श्योर? क्योंकि ये क्यों कंफर्म कर रहे, क्योंकि ये हो जाने के बाद हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे भैया, एक बार इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो केयरफुली, बहुत केयरफुली आप लोग थोड़ा सा और एक बार वेरीफाई कर लेना, फिर येस आई एम श्योर पे क्लिक करके आप लोग अपना जो डिटेल्स वगैरह वो भेज दोगे। फिर क्या हो जाएगा भैया, फिर आपका ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर चले जाएंगे। फिर आपके पास क्या आएगा भैया, ईमेल आ जाएगा। ईमेल पे आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो मेंशन किया हुआ रहेगा, और आपके पास एक, तो जैसा कि भैया देख पा रहे हो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन
कर लेते हो, आप सबमिट बटन में क्लिक कर देते हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और उसका जो पासवर्ड वो भी आ चुका है। तो आप ईमेल चेक कर लेना, अगर आपकी ईमेल पे इनबॉक्स में नहीं रहता तो स्पैम फोल्डर में चले जाना, वहाँ पर कभी कभी चला जाता है। ठीक है भैया, तो ऐसे क्या करना भैया, ऐसे हमारे जो रजिस्ट्रेशन का नंबर और पासवर्ड यहाँ से ले लेने, फिर वहाँ पर जाके फिर हमारे ये जो पेज है यहाँ पर होम पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। एप्लीकेंट क्योंकि हमारा पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी हमें लॉगिन करना है। तो जैसे आप लोग एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते तो ऐसा वाला एक इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो ईमेल से मिला होगा वो टाइप करना है, फिर पासवर्ड आपको टाइप करना है जो ईमेल में दिया हुआ है, फिर ये जो सिक्योरिटी कोड ये देख देख के टाइप करना है। अगर नहीं समझ आता है तो रिफ्रेश में क्लिक कर देना है, रिफ्रेश हो जाएगा, फिर लॉगिन कर लेना है। ठीक है भैया, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि प्रोसेस उसके बाद क्या करना है। ठीक है भैया, तो पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने लॉगिन कर लिया, तो मेरे पास ऐसा वाला एक इंटरफेस खुल के आ गया है। ठीक है भैया, ऐसा वाला इंटरफेस आ गया जहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट बोला जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड और फॉर पेमेंट पे क्लिक करते, जैसे यहाँ पर क्लिक करते तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा वाला HDFC बैंक का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पे करना है। तो कोई कोई बोल सकते हैं कि भैया 300 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट का मैं कर रहा हूँ वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर क्या है भैया, ये डिस्काउंट है, 300 का डिस्काउंट है, तो इसलिए 300। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के केस में, OBC कैटेगरी के केस में क्या दिखाएगा भैया, 600। आई होप भैया क्लियर। उसके बाद अभी क्या करना है, हम लोग को कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर हम UPI सिलेक्ट करेंगे, गूगल पे, फ़ोनपे। तो UPI सिलेक्ट करके फ़ोनपे अगर करते तो हमारा यहाँ पर क्या करना भैया, हमें यहाँ पर अपना जो UPI ID है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर वेरीफाई करके प्रोसीड करना है। बट मैं बोलूँगा UPI से बेहतर होगा आप बैंक का डेबिट कार्ड, मतलब आपका जो बैंक का ATM कार्ड है वो यूज़ करो। इससे क्या होगा, पेमेंट फेलियर का जो चांसेस है बहुत बहुत कम हो जाता है, क्योंकि UPI केस में बहुत पेमेंट फेलियर होता है जब आप ऑनलाइन पे करते हो। ठीक है भैया, बट आप कर सकते हो जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप UPI से कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो UPI ID होगा, आप फ़ोनपे या गूगल पे खोल के प्रोफाइल सेक्शन में जाके वहाँ पर लिखा होगा UPI ID, वो ID यहाँ पर सेम टू सेम टाइप करके वेरीफाई कर लेना, और जिसके नाम पे बैंक होगा उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर प्रोसीड कर देना। फिर आपके जो फ़ोनपे, गूगल पे का ऐप होगा वहाँ पर शो करेगा, फिर आप प्रोसीड कर देना। ठीक है भैया, कि इतना 300-600 मांग रहे मैकआउट की तरफ से, तो आप प्रोसीड करके पिन दे देना, और यहाँ पर थोड़ा वेट करना, टाइम चलता रहेगा। मेक श्योर कि आप विंडो क्लोज मत करना जब तक टाइम चल रहा है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसे आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ATM कार्ड, मतलब जो हम ATM कार्ड को डेबिट कार्ड बोलते हैं, उससे करो। ठीक है, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड हुआ तो HDFC बैंक डेबिट कार्ड करना है, अगर नहीं होता तो अदर बैंक डेबिट कार्ड सिलेक्ट, अदर बैंक डेबिट कार्ड जो हमारा ATM कार्ड होता है। फिर पापा मम्मी का हो या फिर खुद का हो तो आप वो कार्ड ले लेना, वहाँ पर कार्ड का नंबर देखना, कार्ड का नंबर टाइप कर देना, फिर एक्सपायरी डेट नीचे लिखा रहेगा। ठीक है, 2027, 19 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे 05 रहता है, फिर 05 के बाद भैया क्या रहता है, 29। ठीक है, या फिर हो सकता है 30, ऐसे कुछ लिखा रहेगा वहाँ पर एक्सपायरी डेट। एंड कार्ड को पीछे करोगे तो पीछे की तरफ CVV बोल के 3 नंबर लिखा रहता है। ठीक है, 057 ऐसा कुछ करके। ठीक है, और ऐसा कुछ टाइप के चीज़ें लिखा रहता है वहाँ पर, तो आप वो देख के टाइप कर देना। फिर कार्ड किनके नाम पे है उनका नाम दे देना, फिर आई एम नॉट अ रोबोट कर देना, फिर प्रोसीड कर देना। फिर क्या बोला जाएगा, फिर एक OTP भेजा जाएगा जिनका कार्ड है उनके मोबाइल नंबर पे, वो OTP देख के यहाँ पर टाइप कर देना, फिर ओके कर देना। यहाँ से आपके वो कार्ड से
₹300 कट के या फिर ₹600 कट के यहाँ पर डन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे पेमेंट वगैरह करने हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे ऐसे, तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और ऐसा वाला एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है भैया, तो पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो जैसे आप नीचे थोड़ा सा आ जाते हो, यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर लिखा है फादर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पापा जी का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पापा का नाम दे देना। ठीक है, तो फुल नेम यहाँ पर देना है भैया, पूरा नाम देना है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया है कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम ऐसा, तो पापा का फर्स्ट नेम दे दिया, ऐसा नहीं, पूरा नाम है। ठीक है, फादर्स नेम मतलब पूरा नाम, क्योंकि कभी कभी रहता है ऐसे फुल नेम देन सेकेंड नेम, यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर पूरा नाम ही देना है, कैपिटल में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल में दे देना, फिर गार्जियन और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका गार्जियन और पेरेंट्स जो भी है उनका मोबाइल नंबर दे देना। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस में भैया क्या देना है, कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड में मेंशन किया हुआ है वही एग्जैक्टली आप यहाँ पर दे देना, या फिर आप जैसे एड्रेस लिखते हो वैसे यहाँ पर दे देना। ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपका एड्रेस भैया कैसे होना चाहिए, कैपिटल में, हर चीज़ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप कैपिटल स्मॉल करके भी कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा, मैं सजेस्ट करूँगा सभी को कि आप लोग कैपिटल में कर दो। ठीक है भैया, उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना है, अगर आप बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी और स्टेट से हो तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे जैसे बिहार है तो बिहार आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मुजफ्फरपुर है, फिर जो भी है आपका आप सिलेक्ट कर लेना, या फिर वेस्ट बंगाल में हो तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं हुगली। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दे देना है, आपका आधार कार्ड में जो पिन कोड मेंशन किया हुआ है वो पिन कोड यहाँ पर दे देना है। ठीक है भैया, तो इतना तो हमें फिल कर लेना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स में 10th का हमें डिटेल्स भरना है। 10th में यहाँ पर हमें 10th का जो बोर्ड था हमारा, ठीक है, जहाँ से हम लोग अपना जो 10th बोर्ड है वो पास किए, तो वहाँ का वो सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ का डिटेल्स वगैरह भरना है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल के केस में वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये सेकेंडरी एजुकेशन 10th के केस में, और 12th के केस में वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर हायर नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन है जो हमारा 10th वाला बोर्ड है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा गौर करने वाला चीज़ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जो लोग ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर जो भी डिफरेंट बोर्ड से हो सकता है झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई और बोर्ड से हो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो हो सकता है कि भैया मेरा तो रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूँ, इन दैट केस, ठीक है, आपको क्या करना भैया, आपको यहाँ पर अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 10th तो सभी ने पास कर लिया है, तो 10th के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो 10th तो पास हम लोग ऑलरेडी किए, इसलिए हम लोग 12th में एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफाइड है। लेकिन आप 12th में देखोगे तो यहाँ पर अपीयर्ड लिखा हुआ है, जो 10th में नहीं है। 10th पे ऐसे ही ये आप ऐसे ही रख देना। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने का नहीं है। और उसके बाद 12th में क्या करना है भैया, 12th में अपीयर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप जस्ट एग्ज़ाम दिए बट अभी तक रिजल्ट आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो अपीयर्ड सिलेक्ट करना है। तो पहले तो 10th का क्वालिफाइड ही है, फिर पासिंग ईयर 2000 आपका जैसे इस साल है तो सॉरी 10th आपका 2 साल पहले का है। ठीक है, 2023 फिर 22-21 जो भी है आपका पासिंग ईयर आप दे देना। फिर परसेंटेज आपको कितना मिला था, 70%, 80% जो भी है आप वो कैलकुलेट करके यहाँ पर बैठा देना। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ज़रूर देखना, यहाँ पर परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके देन यहाँ पर फिल करना। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करके लेना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जो एजुकेशन डिटेल्स वगैरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पे मिस्टेक कर दिए बाद में जाके एडमिशन में दिक्कत हो सकता है जब वेरिफिकेशन होगा। तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन डिटेल्स बहुत अच्छे से देना,
चाहिए, ठीक है भैया। तो ये क्वालिफाइड दे दिए, पासिंग ईयर बहुत अच्छे से परसेंटेज दे देना। उसके बाद टेंथ में क्या, सॉरी ट्वेल्थ में क्या करना है भैया, ट्वेल्थ में आपका जो भी बोर्ड है, जैसे सीबीएसई हुआ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर ओपन स्कूलिंग का भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ, यहाँ पर देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ऐसे मिल गया। तो हायर सेकेंडरी ये ट्वेल्थ का बोर्ड है हम लोग का, ठीक है, यहाँ से हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया। तो अब भैया हमने दे दिया था, ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। इन दैट केस हमें अपीयर करना होता, लेकिन क्योंकि हमको मिल गया, वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का भी आ चुका है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम बोर्ड का अभी तक आ गया है जितना मुझे पता है, बट बहुत हो सकता है कि बहुत ऐसे कुछ बोर्ड हो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आ गया है। तो इन दैट केस भैया क्या करना है, ये अपीयर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने पास कर लिया, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट आपने पास कर लिया तो क्वालिफाइड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्वालिफाइड सेलेक्ट कर देना। फिर पासिंग है जो भी है आपका, ठीक है, इस साल पास किए तो इस साल का पासिंग है 2025। अगर आपने पिछले साल 2024 में पास किया तो 2024, अगर 2023 में आपने 12th दिया था तो 2023, ये सिलेक्ट कर लेना पासिंग ईयर। देन परसेंटेज ध्यान से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर देना भैया, ठीक है। हो जाने के बाद अभी क्या करना भैया, अभी हम लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए भैया, फोटोग्राफ वगैरह हमारा क्या होना चाहिए भैया, 50 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था, सिग्नेचर भी वही .jpg या फिर jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आधार कार्ड हमें अपलोड करना है जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 3 MB, ठीक है। कितना भैया, मैक्सिमम 3 MB फाइल का साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर 12th का जो मार्कशीट है आपका वो भी PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो एडोबी स्कैनर बोल के आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको वो ऐप मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बना सकोगे, ठीक है भैया। तो ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो, एडोबी स्कैनर बोल के आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देने का, वहाँ से आप वो ऐप डाउनलोड करके PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर पाओगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, फॉन्ट पेज का, ठीक है, 12th का मार्कशीट का फॉन्ट पेज का आपको लेके फिर अपलोड कर देना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है, जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास, जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है, उसका आप इमेज लेके अपलोड कर देना, ठीक है, चूज फाइल करके अपलोड कर देना। फिर SC सर्टिफिकेट में भैया, SC सर्टिफिकेट में आपको आपका जो SC सर्टिफिकेट होगा या फिर ST सर्टिफिकेट होगा तो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ये जो कैंडिडेट है इनका SC सर्टिफिकेट है और इनको SC कैटेगरी का जो बेनिफिट है 50% डिस्काउंट एप्लीकेशन फ़ी में वो मिल गया है, और क्योंकि इन्होंने SC कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है इसलिए उनका SC सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपने जनरल किया है तो आपके केस में नहीं शो करेगा, EWS सिलेक्ट किया है तो तब आपको शो करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने भैया। मैक्सिमम साइज़ कितना भैया, 3 MB होना चाहिए, ठीक है, 3 MB होना चाहिए। और फॉर्मेट वो इमेज नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए। 12th के मार्कशीट के केस में भी, 10th के एडमिट कार्ड के केस में भी एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। देन कास्ट सर्टिफिकेट या फिर PW सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट में भी सेम, ठीक है भैया। तो ऐसे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, तो इसको आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करते हो सेव कर लेना है आपको।
सो जैसे ही भैया आप सेव कर लेते हो, करने के बाद आपका जो डिटेल्स वगैरह वो आ जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा जो जितना भी डिटेल्स मैंने भरा है सब कुछ आ गया है, इनका इमेज आ गया है और इनका सिग्नेचर आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भैया, सब कुछ अपलोड करने के, ध्यान से अपलोड करने के बाद जैसे ही सेव करके आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर कंफर्म करने वाला जो बटन है वो इनेबल हो जाता है। तो हमें क्या करना है भैया, अभी हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग कंफर्म कर देते हैं तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिर से बोलो, सब कुछ आप देख लेना। फिर जैसे आप कंफर्म कर देते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा जो एप्लीकेशन वो हो चुका है भैया सक्सेसफुली। ठीक है, कैसे पता भैया कि अब होने के बाद देख पा रहे हो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन खुल गया है। तो अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लो। ठीक है, वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। देन वो पीडीएफ को आप प्रिंट आउट, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, कलर प्रिंट आउट। ठीक है भैया, अगर साइबर कैफे में जाके आप करवा रहे हो तो वही से वो लोग प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप घर में कर रहे हो तो इसमें क्लिक करके पीडीएफ को सेव कर लेना। सेव करने के बाद उसको फिर प्रिंटर में से उसका कलर प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, आपके पास होगा प्रिंटर तो आप कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो साइबर कैफे में जाके आप वो पीडीएफ शेयर करके बस भैया अब उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट नहीं निकालना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सेव करने के लिए कभी कभी कर देते ब्लैक एंड वाइट, बट वो भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि कलर प्रिंट आउट आप रख दो। ठीक है, कभी कभी वो एज अ ओरिजिनल नहीं कंसिडर किया जाता है, तो कलर करते हो तो एज अ ओरिजिनल डॉक वो कंसिडर किया जाता है, तो आप कलर प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है भैया, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस था, आई होप सब कुछ समझ आ गया। बहुत बहुत इजी था, बहुत छोटे छोटे चीज़ें ही आपको फिल करने हैं एंड आई होप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इससे पता चला हो एंड बहुत आसानी हुआ होगा आपको अप्लाई करने में। और ये देखने के बाद आप आराम से जाइए ऑफिशियल वेबसाइट में, जाके आराम से धीरे धीरे बैठ के एक शांत माहौल में जाके शांति से अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बार अप्लाई हो गया, आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि अप्लाई करने के बाद भैया मेरा ये हो गया, भैया मैं ये कर दिया, भैया डेट ऑफ बर्थ भूल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते कि भैया मोबाइल नंबर गलत कर दिया, ईमेल आईडी गलत कर दिया, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा आप शांति से वीडियो देखिए। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो फिर से देखिए, बट शांति से देखने के बाद देन अप्लाई कीजिए। ठीक है, और कंसीडर कीजिएगा आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कीजिए, फ़ोन से भी हो जाएगा, बट वहाँ पर ज़्यादा फोकस और शांति चाहिए। वहाँ पर ऐसे तुरंत वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, फ़ोन से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुली आप कीजिएगा। ठीक है भैया, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। स्टिल कहीं पे कोई दिक्कत होता है, कहीं पे लगता है कि भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, जितना जल्दी हो पाए मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता हो, जहाँ पर आपको लगता है कि भैया का मदद चाहिए, तो आप डीएम कर देना, जितना जल्दी हो पाए मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट ऑलवेज ओपन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो ऐसे आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो आई होप भैया ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत सारे वीडियो और आने वाले। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड ज़रूर फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको मन है मैकाउ सीईटी 2025 में बैठने और खोज रहे थे कि एक अच्छा वाला वीडियो जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन वगैरह देख सकते हैं कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो भैया यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।